हेलो फ्रेंड्स, हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त विकास। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि भारत में आने वाली यूरोपीय कंपनियों का आगमन किस तरह से था। मैंने बताया था सबसे पहले आने वाले पुर्तगाली थे, फिर डच आए थे, फिर अंग्रेज आए, फिर डेनिश आए, फिर फ्रांसीसी, फिर स्वीडिश आए थे। उसी श्रृंखला में हमने देखा था कि पुर्तगाल के राजा हेनरी ने एक बंदे को भेजा था जिसका नाम था बार्थोलोम्यू डियाज। बार्थोलोम्यू डियाज आता है, चलता रहता है, समुद्र में चलता रहता है और वो अफ्रीका के दक्षिणी भाग पर पहुंचता है और वह 1487 ईस्वी में कैप ऑफ गुड होप की खोज करता है। फिर बार्थोलोम्यू डियाज वापस जाता है और उसने हेनरी को बताया तो हेनरी ने एक दूसरे बंदे को अपॉइंट किया था, उसका नाम था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा आता है कैप ऑफ गुड होप पर, वहां उसे अपना एक बंदा मिलता है, वो बंदा वास्को डी गामा को लेकर आता है। तो वास्को डी गामा ने 17 मई 1498 ईस्वी को भारत की खोज की थी। ठीक है गाइस। तो सबसे पहले आने वाले कौन थे? सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। पुर्तगालियों में यदि किसी बंदे को भेजा गया था सबसे पहले भारत की खोज करने के लिए तो वो बंदा था बार्थोलोम्यू डियाज। लेकिन ये भारत नहीं आता है, ये भारत के बजाय अफ्रीका चला जाता है और अफ्रीका में इसने 1487 ईस्वी में कैप ऑफ गुड होप की खोज की, जिसे हम हिंदी में कहते हैं आशा अंतरीप। फिर अगला बंदा था जिसे अपॉइंट किया गया था हेनरी द्वारा, वो था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा आता है। वास्को डी गामा 17 मई 1498 ईस्वी को भारत की खोज करता है। भारत की खोज करता है। सबसे पहले आने वाला बंदा कौन है? वास्को डी गामा। इसलिए प्रथम पुर्तगाली यात्री कौन होगा? वास्को डी गामा। ठीक है गाइस। अब इसे इन लोगों को तो रास्ता पता ही नहीं था, तो लेकर तो कोई आया होगा ना। तो लेकर आने वाला बंदा कौन था? वो था अब्दुल मलिक। अब्दुल मलिक इसे लेकर आया था। इस अब्दुल मलिक ने इसको रास्ता बताया था, इसलिए इसको मार्गदर्शक कहा जाता है। वास्को डी गामा का मार्गदर्शक किसने किया था? अब्दुल मलिक नामक गुजराती थे। ये गुजराती थे, मोटा भाई थे। अब जब ये लोग रास्ते में आ रहे थे तो अब्दुल मलिक ने पूछा वास्को डी गामा कि तुझे भारत में जाना कहाँ है? तो वास्को, मुझे तो नहीं पता। तो फिर मुझे मसाले लेने हैं, काली मिर्च लेनी है। अपने मसाले मिलते थे केरल में, केरल वाले भाग में। तो अब्दुल मलिक लेकर आता है इसे पश्चिमी तट पर एक बंदरगाह था, कालीकट बंदरगाह, जो कि केरल में पड़ता है। तो वास्को डी गामा सबसे पहले कहाँ आता है? पश्चिमी तट के कालीकट बंदरगाह पर आता है। जब कालीकट बंदरगाह पर आता है तो कालीकट के जमोरीन को, जमोरीन जैसा कि कालीकट के राजा को जमोरीन कहा जाता है, जैसे हमारे मेवाड़ के राजा होते हैं उनको हम्मीर से पहले रावल कहा जाता है, हम्मीर के बाद वालों को राणा कहा जाता है, जैसे जोधपुर वालों को राव कहा जाता है, उसी प्रकार यहाँ के राजा को जमोरीन कहा जाता था। जब जमोरीन को पता लगा कि कोई बाहर से आदमी आया है यहाँ व्यापार करने के लिए, तो जमोरीन ने कहा कि एफडीआई का स्वागत है। तो जमोरीन वास्को डी गामा, कालीकट का जमोरीन वास्को डी गामा का स्वागत करता है। ठीक है। जब ये बात पता लगी अरबों को कि बाहर से दूसरा कोई बंदा आया है यहाँ व्यापार करने के लिए, अब कोई दूसरा आएगा तो इनके व्यापार पर भी फर्क पड़ेगा, तो इनको लगा क्या किया जाए। इन लोगों ने जमोरीन के कान भरना शुरू कि तू कैसे फर्जी फर्जी आदमियों की स्वागत करने चला जाता है, बड़े फर्जी आदमी ये, इनका विश्वास मत कर लेना, ये तेरे को लूट कर खा जाएंगे, तुझे पता भी नहीं लगने देंगे। जमोरीन कहता है कि तू सब चीजें छोड़ो, तुम लोग ये देखो गोरा कितना है, अपने तो मतलब सपने में भी नहीं देखने। तो अरब व्यापारियों ने वास्को डी गामा का विरोध किया था। ठीक है गाइस। अब अपने एक बड़ी शानदार चीज हुआ करती थी यहाँ पर, जब भी कोई आदमी आता है या आता है तो वो राजा से मिलने जा रहा है यदि, तो वो गिफ्ट लेकर जाएगा। खाली हाथ कोई बंदा राजा से मिलने नहीं जा सकता था। अपने यहाँ नजराना कहा जाता था उनको, जो गिफ्ट होते थे उनको नजराना कहते थे। नजराना लेकर जाना जरूरी होता था। तो जमोरीन जमोरीन से मिलने के लिए वास्को डी गामा गया। वास्को डी गामा जाता है, ये गिफ्ट भी लेकर आता है, लेकिन सस्ते सस्ते से गिफ्ट लेकर आया। तो जमोरीन बड़ा नाराज हुआ। जमोरीन नाराज हुआ तो जमोरीन ने कहा कि मैं तुझे यहाँ व्यापार नहीं करने दूंगा। वास्को डी गामा दोनों तोपे लगा करके जमोरीन का महल उड़ा देता है। जमोरीन पैरों में पड़ता है कि तेरी काली गाय, तू कहेगा जैसे व्यापार कर लेंगे, तू कहेगा जितना टैक्स कम कर दूंगा मैं। अपने को ये तो बड़ा गलत सा तथ्य पढ़ाया जाता है कि बारूद बाबर लेकर आया था, नहीं वास्को डी गामा लेकर आया था। लेकिन अपने को जब क्वेश्चन आए तो बाबर ही करना है, वास्को डी गामा नहीं करना है। ठीक है भाई, क्योंकि इसीलिए मैंने कहीं लिखा नहीं, बारूद का जिक्र नहीं किया है इसमें।
तो अपने यहाँ वास्तविकता ये है कि भारत का मतलब उत्तर भारत से लिया जाता था। अपन जब एंसेंट और मिडावल इंडिया पढ़ते हैं तो अपन पढ़ते हैं उसमें उत्तर भारत का इतिहास लंबा चौड़ा पढ़ते हैं, रजिस्टर भर देते हैं हम। और वही दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ते हुए गिने चुने कुछ पन्नों में दक्षिण भारत के इतिहास को समाहित कर दिया जाता है। ठीक है। तो जब वास्को डी गामा यहाँ से मसाले लेकर जाता है और उन्हें पुर्तगाल में जाकर बेचता है तो उसे 60 गुना मुनाफा होता है, 60 गुना फायदा होता है। वास्को डी गामा को भारत के साथ व्यापार करने पर 60 गुना फायदा हुआ। वास्को डी गामा जब किसी आदमी को इतना फायदा होगा तो वो दोबारा भी आएगा। वास्को डी गामा 1502 में पुनः भारत आता है। अब जब वास्को डी गामा जाता है तो जाकर बताता है कि ऐसे ऐसे रास्ता ढूंढ लिया है कैप ऑफ गुड होप से, इस तरह ज्यादा, और आपको जाकर के भारत मिल जाएगा और आप मसाले लेकर आ जाना। तो अपने यहाँ कोई अगला कोई बंदा आता है जिस बंदे के नेतृत्व में अगला अभियान शुरू किया गया था तो वो था पेड्रो अल्वारेज केब्राल। 1500 ईस्वी में चलाया गया था ये अभियान। यह भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली यात्री था। ठीक है। अब ये लोग आने लग गए थे, सामान लेकर यहाँ से चले जाते थे। अब एक समस्या उत्पन्न हुई इनके सामने कि ये लोग वहां से आते हैं, फिर यहाँ पर आकर सामान इकट्ठा करते हैं, फिर वापस जाते हैं, टाइम बहुत ज्यादा लगता है। तो इन लोगों ने सोचा कि क्यों ना यहाँ पर कोई गोदाम बना लिया जाए, तो यहाँ कुछ लोग रह जाए, वो सामान इकट्ठा करके रखे, फिर अपन आए, जहाज भरे और जहाज वापस चला जाए, टाइम कम लगेगा। टाइम कंजप्शन बहुत ज्यादा हो रहा था, वो कम हो जाएगा। तो इसके लिए गोदाम बनाया जाए। अब गोदाम कहाँ बनाया जाए, तो एक जगह निश्चित की इन लोगों ने, कोचीन। कोचीन केरल में पड़ता है भाई। कोचीन में 1503 ईस्वी में प्रथम पुर्तगाली फैक्ट्री लगाई गई। मतलब ये लोग फैक्ट्री, गोदाम को फैक्ट्री बोला करते थे। अपने फैक्ट्री का मतलब क्या होता है, कुछ ना कुछ बनता है, जैसे कि मार्कर की फैक्ट्री, कपड़े की फैक्ट्री, जूते की फैक्ट्री, अगरबत्ती की फैक्ट्री, वहां बनता है। इनकी वाली फैक्ट्री में कुछ बनता नहीं है। अगले कुछ समय तक, जब तक मैं आपको फैक्ट्री बोलूं, तो वहां इसका मतलब ये है कुछ बनता नहीं है। अपने वाला गोदाम, ये लोग गोदाम को फैक्ट्री बोला करते थे। ठीक है। 1503 में कोचीन में इन लोगों ने प्रथम पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना कर दी थी। अब अगली फैक्ट्री कुन्नूर में 1505 ईस्वी में द्वितीय पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना कर दी। 1505 में कुन्नूर में इन लोगों ने दूसरी फैक्ट्री भी लगा दी। अब फैक्ट्री लगा दी, अब यहाँ लोग कुछ बंदे रहने लग गए जो सामान इकट्ठा कर। अब सामान लेने कहाँ जाएंगे, भारतीयों के पास। अब कई बार ये लोग जाते थे तो कुछ समस्याएं हो जाती, जैसे किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो गया, किसी ने पैसे नहीं दिए, या फिर और कुछ समस्याएं हो गई, तो अपने वाला राजा इनको पकड़ कर डालता था, जेल में डालता था। अब ये लोग परेशान, राजा के पीछे पीछे घूमते फिरे कि प्लीज हमारे आदमी को छोड़ दो, छोड़ दो। कई बार क्या होता था कि राजा टैक्स बढ़ा दिया करता था अचानक, जैसे कि 100 रुपए की चीज है, उस पर 7 रुपए राजा का टैक्स है, राजा ने टैक्स लगा रखा है। अब अचानक राजा बोलता आज से 13 रुपए टैक्स है। तो ये सारी समस्याएं, तो यहाँ के लोग, ये जो बंदे रहते थे, ये लोग परेशान हो गए और इन्होंने पुर्तगाल मैसेज भिजवाया कि कुछ करो। ये लोग हमारे को मन में आए जब पकड़ लेते हैं, पिटाई कर देते हैं हमारी। अपने वालों को पिटाई करने में बड़ा मजा आए, गोरे होते थे वो, थप्पड़ मार मार के गाल लाल कर दिया करते थे, तो अपने वालों को ज्यादा मजा आए। तो उन लोगों ने कहा कि या तो हमसे ये मामले सुलझवा लो या फिर व्यापार करवा लो, हम एक ही चीज कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम मामले सुलझाने के लिए एक नया बंदा भेजेंगे जो आप लोगों से सीनियर होगा। तो ठीक है, जो काम क्या करेगा, वो राजा से मिलेगा, आपके पुर्तगालियों पर कोई केस होता है तो वो राजा से बात करेगा, टैक्स वैक्स कम करवाना है तो वो राजा से बात करेगा। ठीक है। तो जो जो प्रशासन संभालने के लिए जो बंदा आता था उसे कहते थे गवर्नर। गवर्नर। तो सबसे पहले जो बंदा आया वो था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। 1505 ईस्वी में आता है। यह भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। ठीक है गाइज, भारत आने वाला प्रथम फ्रांसिस्को डी अल्मेडा आता है, वह यहाँ आकर प्रशासन संभालता है, सब कुछ ठीक चलता है। पुर्तगाली साम्राज्य के विस्तार यहीं से होना शुरू हो जाता है। ठीक है। अब आगे चलकर ये कुछ खास काम नहीं कर पाता है यहाँ पर, ये अपने ठीक ठाक प्रशासन ही चला पाता है।
फिर अगला जो बंदा होता है, अगला जो गवर्नर होता है वो होता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ये बड़ा इंटेलिजेंट आदमी होता है। अल्मेडा 5 से 9 तक रहता है, 1505 से 1509 तक। 1509 में दूसरा पुर्तगाली गवर्नर आ जाता है, कौन? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क आता है, ये इंटेलिजेंट आदमी होता है। तो इसने सोचा कि क्यों अपन केरल में क्यों रहे। केरल में इन लोगों ने 2-3 फैक्ट्री लगा ली थी। कोचीन में फैक्ट्री लगा ली थी, कुन्नूर में फैक्ट्री लगा ली थी, कालीकट में फैक्ट्री लगा ली थी इन लोगों ने। तो केरल ही क्यों, थोड़ा आगे बढ़ा जाए। तो आगे किधर? ऊपर, ऊपर कर्नाटक। ऊपर एक साम्राज्य था जिसका नाम आपने सुना होगा, विजयनगर साम्राज्य, जो कि एक बहुत बड़ा और समृद्ध साम्राज्य। उस समय विजयनगर का राजा था कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय के पास अल्बुकर्क जाता है और जाकर कहता है कि हम आपके राज्य में व्यापार करना चाहते हैं। तो कृष्णदेवराय, ठीक है, तो हम उसके लिए फैक्ट्री लगाएंगे। तो फैक्ट्री कहाँ लगाओगे तुम लोग? हम भटकल में फैक्ट्री लगाएंगे। अच्छा, तो कृष्णदेवराय और भी तेज आदमी। कृष्णदेवराय ने कहा कि मैं तुझे फैक्ट्री लगा ले दूंगा, लेकिन तुझे मेरा एक काम करना पड़ेगा। क्या? विजयनगर साम्राज्य के बराबर में एक साम्राज्य पड़ता था, बीजापुर। तो उसने कहा कि तू बीजापुर पर आक्रमण कर। अल्बुकर्क कहता है कि सर आपको क्या मिलेगा? अरे तू छोड़, वो क्या मिलेगा, कई बार दूसरे के नुकसान में भी फायदा होता है, मजा आता है दूसरे का नुकसान देखकर। तो मैं आक्रमण करके करूंगा क्या? तू कोई जगह छीन ले। मान लो वो उन्होंने मेरे ऊपर आक्रमण कर दिया, तो मैं तो यहाँ नया हूं, वो नहीं करेंगे। उन लोगों को पता है कि तेरे पीछे मैं हूं, इसलिए वो तेरे ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे। ठीक है। अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1510 ईस्वी में बीजापुर पर आक्रमण करता है और आक्रमण करके बीजापुर से गोवा छीन लेता है। इस समय बीजापुर का जो राजा होता है वो होता है यूसुफ आदिल शाह। ठीक है। अब 1510 ईस्वी में इन लोगों ने बीजापुर से गोवा छीन लिया। भटकल में इन लोगों की फैक्ट्री लग गई। साम्राज्य विस्तार हो रहा है अब इन लोगों का। अब ये एक समस्या और आने लग गई। अब जो लोग आप पुर्तगाली जो बंदे रहते थे यहाँ पर काम करते थे, अब उन लोगों ने अल्बुकर्क से जाकर छुट्टी मांगना शुरू कर दिया कि हमें छुट्टी चाहिए, हमें छुट्टी चाहिए। अल्बुकर्क, क्यों? घर जाना है भाई, हमें, हमारे बीवी बच्चे हैं। अल्बुकर्क ने सोचा कि अगर ये लोग घर जाएंगे तो यहाँ व्यापार कौन करेगा, ऐसा करो तुम लोग यहीं शादी कर लो। अल्बुकर्क ने प्रोत्साहन दिया। पुर्तगालियों की आबादी बढ़ाने के उद्देश्य से अल्बुकर्क ने पुर्तगाली पुरुषों को भारतीय महिलाओं से विवाहित करने के लिए प्रोत्साहित किया और कहा कि जो पुर्तगाली भारतीय महिलाओं से विवाह करेंगे उन्हें मैं इंक्रीमेंट दूंगा। तो अब ये बात अपने वालों को पता लगी कि पुर्तगाली ऐसा ऐसा कर रहे हैं, अपनी भारतीय महिलाओं को प्रेम प्रसंगों में फंसा रहे हैं। हमारे वालों का लव जिहाद, हाँ, मतलब तुम लोग यहाँ पर प्रेम प्रसंगों में फंसा रहे हो, उनसे शादियां कर रहे हो। अपने वालों नहीं, ऐसा नहीं करने देंगे। तो इन लोगों ने कहा हम शादियां कर रहे हैं भाई, हम इनको सही रख रहे हैं, इनको कोई परेशानी नहीं हो रही। तो अपने वालों, ठीक है, तो तुम ऐसा कर लो ना, उधर से कोई ले आओ, मतलब उधर वाली लड़की अपने यहाँ ले आओ। अपने वाले सोचे कि एक आध भी आ गई तो अपनी अगली पीढ़ी तो कम से कम गोरी पैदा होगी। या ये अपने वाले अपना जुगाड़ बिठाने में लगे हुए थे। तो ये है, अब पुर्तगालियों का साम्राज्य कहाँ हो गया? 3 फैक्ट्रियां तो केरल में हो गई, कोचीन, कुन्नूर, कालीकट, और ऊपर हो गई कर्नाटक में हो गई भटकल, गोवा इनका हो गया। ये जो पश्चिमी घाट था इसका अधिकांश भाग इन लोगों ने कवर कर लिया था। इसलिए अल्फांसो डी अल्बुकर्क को पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, रियल फाउंडर। ठीक। अब अगला कोई बंदा होता है तो वो होता है नीनो डी कुन्हा। अगला प्रमुख पुर्तगाली गवर्नर था। इसने, अब आपने पढ़ा था अभी कि बीजापुर पर आक्रमण करके अल्बुकर्क गोवा छीन लेता है। कब? 1510 में छीन लेता है। 1530 ईस्वी में नीनो डी कुन्हा गोवा को पुर्तगालियों का मुख्य केंद्र के रूप में स्थापित कर देता है, मुख्य केंद्र बना देता है 1530 में गोवा को। इससे पहले मुख्य केंद्र कोचीन था, लेकिन अब 1530 में मुख्य केंद्र गोवा बन गया। अब नीनो डी कुन्हा 1534 में बसीन और 1535 में दीव पर भी अधिकार कर लेता है। इसने जब बसीन पर अधिकार किया तो यहाँ के शासक बहादुर शाह को पराजित किया इसने।
बहादुर शाह समुद्र में डूबने की वजह से मर गया था। ठीक है, तो अब आप एक चीज देखो कि गोवा पर ये लोग अधिकार करते हैं 1530 में, और गोवा आजाद होता है, जब हम पॉलिटी पढ़ते हैं तो 1961 में सैन्य कार्रवाई करते हैं हम, तब आजाद होता है। तो इतना लंबा समय, पुर्तगाली सबसे पहले आ रहे हैं और सबसे बाद में जा रहे हैं। तो अब आगे देखो आप, अगला जो गवर्नर था वो था जोआ डी कैस्ट्रो। यह बंबई, चोल, द्वीप, सालसेट, बसीन आदि क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित करता है अपना। कौन कौन से क्षेत्र? बंबई, चोल, दीव, सालसेट, बसीन आदि क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित करता है। अब आप देख सकते हो कि पूरे पश्चिमी घाट पर, पूरा पश्चिमी घाट अब पुर्तगालियों के नियंत्रण में आ चुका था। अब आप देख लो, लेकिन फिर भी जब हम पढ़ते हैं कि ये लोग गोवा पर इतने वर्षों तक राज करते हैं, ये पूरा पश्चिमी घाट इनका है, तो भी ये अपने भारत पर अधिकार नहीं कर पाते हैं। अधिकार किया भी, कब्जा किया भी तो अंग्रेजों ने किया। ये लोग भारत में स्थायी नहीं हो पाए थे। तो इसका कारण क्या था? इसका कारण, पुर्तगाली भारत में स्थायी नहीं हो पाए क्यों इसके कारण देखो। पहली बात तो एक है, ये जो यूरोपियन थे ये अपने देश में आ क्यों रहे थे? ये 3G के लिए आ रहे थे, नेट वाला नहीं है। 3G, गोल्ड, ग्लोरी, गोल्ड मतलब इनको पैसा चाहिए था, इनको धन चाहिए था, गोल्ड चाहिए था इनको। तो गोल्ड पैसा कैसे मिलेगा? जब ये लोग व्यापार करेंगे, बिजनेस करेंगे तो पैसा कमाएंगे। दूसरा ग्लोरी, जब ये लोग दूर दूर तक जाएंगे और दूसरे देशों पर कब्जा करेंगे तो इनकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। तीसरा गोल्ड, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना। तो जब ये लोग बिजनेस करने के लिए आए तो अपना पहले से बिजनेस चल रहा था अरबों के साथ। जैसे अपन अपनी निजी जिंदगी में देखो, यदि अपन एक दुकान वाले से सामान ला रहे हैं तो एक दिन यदि उसकी बंद भी है तो अपन दूसरे वाले से सामान नहीं लाएंगे। अर्जेंट है तो बात एक अलग है, लेकिन अपन उससे ही सामान लाना प्रेफर करते हैं। इसी तरह हम सामान दे रहे थे अरबों को, अब ये नए आए पुर्तगाली, तो हमने सोचा कि अब अरबों को ही देते हैं हम, पुर्तगालियों से कोई फायदा तो हो नहीं रहा था हमें, तो अपन पुर्तगालियों को सामान क्यों दें हमने। और अरबों ने इनका विरोध किया था, अरब इनका विरोध कर रहे थे, इस वजह से हम सारा सामान देते थे, अरबों को ही देते थे, पुर्तगालियों को कम से कम सामान देते थे। इस वजह से भी अरब व्यापारियों ने पुर्तगालियों का विरोध किया था। पहला कारण क्या है? अरब व्यापारियों ने पुर्तगालियों का विरोध किया। अब इनको क्या चाहिए? गोल्ड, धर्म का प्रचार प्रसार करना है। अब ये लोग जब भारत में आए तो इन लोगों के साथ बड़ा लफड़ा हो गया। ये लोग जानते थे कि दुनिया में दो ही धर्म है, एक तो ईसाई, एक मुस्लिम। यहूदियों के बारे में जानते थे, लेकिन वो ये सोचते थे कि यहूदी भी ईसाई है। अब ये लोग इंडिया आए, इनको मुसलमानों के बारे में एक चीज पता थी कि वो लोग टोपी लगाते हैं। इंडिया आए तो इन्होंने देखा कि ये टोपी नहीं लगाते, इसका मतलब ये ईसाई है। इन लोगों ने शुरू में अपन लोगों को ईसाई माना। फिर इन लोगों ने देखा कि ये लोग मूर्ति पूजा करते हैं, इसका मतलब ये भटके हुए ईसाई हैं, क्योंकि ईसाई मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते। फिर इन लोगों ने कभी देखा कि माता की पूजा हो रही है, देवी माँ की मूर्ति है, तो इन लोगों ने कहा कि ये मदर मेरी, जीसस की मदर मेरी की पूजा करते हैं। हमारे वाले ने कहा ये तेरी नहीं है, हमारी वाली है ये, और तुम्हारी छोरी मदर मेरी वाली छोरी है, उसमें मदर मेरी बहुत ही करुणामय, बहुत ही दयावान है, हमारी वाली झटका मांगती है भाई, झटका। तो इन लोगों को लगा कि ये लोग तो भटके हुए नहीं है, ज्यादा ही भटके हुए हैं। अपने वाले कुछ और चढ़ा के कहा कि गोरे का सर जब हम बलि देते हैं तो और भी अच्छा होता है। तो फिर इन लोगों को लगा कि यार ये तो ईसाई नहीं है, ईसाई नहीं है तो क्या किया जाए, इन लोगों को ईसाई बनाया जाए। फिर लोगों को पकड़ पकड़ के इन लोगों ने ईसाई बनाना शुरू किया। इसलिए हम लोगों ने इनका विरोध किया। इनकी धार्मिक असहिष्णुता की नीति के कारण हम लोगों ने इनका विरोध किया। ठीक है, दूसरा हो गया। और तीसरा मैंने आप लोगों को बताया अभी, जब अल्बुकर्क पढ़ा तो अल्बुकर्क ने यहाँ पर पुर्तगालियों की आबादी बढ़ाने के लिए कहा कि जो पुर्तगाली पुरुष भारतीय महिलाओं से विवाह करे तो उन लोगों को इंक्रीमेंट दिया जाएगा। तो अल्बुकर्क पुर्तगाली पुरुषों को भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो ये वाला अपने लव जिहाद, आज भी अगर हम अपन लोग गाँव में हैं तो गांव वाले घर वालों को बोलते कि लव मैरिज करना है,
घर वाले लठ लेके आए और सुताई करके रख दे, अभी तेरी लव मैरिज करवा दे। तो मतलब वो टाइम तो लव जिहाद अलग ही बात है। तो इस वजह से भी अपने वाले इन मामलों में थोड़े सेंसिटिव होते ही हैं। तो हमने इसलिए भी पुर्तगालियों का विरोध किया। अगला, आए किस किस के लिए थे? गोल्ड, पैसे के लिए। अब जिस प्रकार हेनरी ने वास्को डी गामा को यहाँ भेजा था, वास्को डी गामा भारत आया, इस प्रकार कई और भी गए थे, अलग अलग देशों में चले गए थे। उसी प्रकार ये लोग ब्राजील में भी चले गए थे। जब ये लोग ब्राजील में गए तो इन लोगों को बड़ा फायदा हुआ। बड़ा फायदा क्या हुआ? इन लोगों को सोने की खानें मिल गई। अब जिन लोगों को सोने की खानें मिल रही हैं, वो लोग काली मिर्च पर क्यों फोकस करेंगे? इन लोगों ने अपना पूरा फोकस ब्राजील में गड़ा दिया कि सोना देकर भी हम काली मिर्च खरीद लेंगे, लेकिन काली मिर्च देकर सोना तो खरीद नहीं सकते। तो इन लोगों ने अपना ध्यान भारत में कम कर दिया था और ब्राजील में बढ़ा दिया था। इस वजह से भी ये लोग स्थायी नहीं हो पाए थे। अगला अपन देखें तो 1600 ईस्वी में अंग्रेज भी आ गए थे, फिर डच भी आ गए थे। तो इस वजह से भी इन दोनों शक्तियों ने पुर्तगालियों का विरोध किया था, तो भी पुर्तगाली स्थायी नहीं हो पाए थे। तो ये सभी कारण थे। यदि कभी आप मेंस में लिख रहे हो और कारण कम पड़ जाए तो आप लिख देना कि विजयनगर साम्राज्य का पतन, एक कारण और लिख देना, क्योंकि इससे पहले जब तक विजयनगर साम्राज्य रहता है तब तक पुर्तगालियों पर विजयनगर साम्राज्य का आशीर्वाद बना हुआ था। इसलिए विजयनगर साम्राज्य एक बहुत बड़ा साम्राज्य था। छोटे मोटे लोगों की हिम्मत नहीं होती थी कि उसकी तरफ आंखें उठा के भी देखें, आक्रमण करना तो दूर। तो इस वजह से पुर्तगाली टिके हुए थे। तो एक कारण ये भी लिख देना आप यदि लिखना चाहो तो, वरना 5 पर्याप्त हैं। तो अब अपन आगे देखते हैं कि आगे जो ये लोग वो करते हैं, शासन कर रहे हैं यहाँ पर, तो इन लोगों ने कैसी कैसी नीतियां अपनाई थी, उन नीतियों के बारे में पढ़ते हैं अपन। तो कौन कौन सी नीतियां हैं? आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना और अपने दोस्तों को शेयर करना। ठीक है, थैंक यू।